अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत की एपिसोड नंबर 21 का पार्ट 6 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जनाब, अब ये इसके लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद आप लोगों को अकॉर्डिंग टू राइटर आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट एपिसोड मिलेगी। इसका सेकंड लास्ट एपिसोड का पार्ट टू, मीन्स ये पार्ट वन था, पार्ट टू आएगा उसके बाद आई थिंक मे बी लास्ट एपिसोड दे, मीन्स के दो एपिसोड्स आएंगे या एक एपिसोड्स में मीन्स के ये वाइंड अप हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा सा नॉवल रीड कर ले इस दौरान इस ड्यूरेशन में, तो मैं पिन कमेंट कर दूंगी लिंक, आप लोग वो नॉवल रीड करें। वनी बेस है और इसके अलावा उसमें फ़लस्तीन के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है, जो फ़लस्तीन के हालात हैं इस वक्त। और इसके अलावा उसमें इतने जो है वो मीन्स के रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात हैं ना कि आप लोग उस नॉवल के फ़ैन हो जाएंगे जिसका नाम लहू सलाल है। तो उसमें सियासत भी है और इसके अलावा राया और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि किस तरह की वो स्टोरी है। तो आप फर्स्ट एपिसोड रीड करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने ये एपिसोड मीन्स की नॉवल रीड करना है या नहीं करना। तो मैं पिन कमेंट कर दूँगी। इसके अलावा कल से इंशाल्लाह एक न्यू नॉवल स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका नाम जो है वो फ़िलहाल सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो वो भी फैंटेसी बेस होगा। आप लोगों ने इन दोनों में से जो भी नॉवल रीड करना हो जब तक आप ये रीड कर लेना, इंशाल्लाह जैसे एपिसोड आएगी आप लोगों को सबसे पहले इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। रात बहुत आगे निकल चुकी थी लेकिन तरन्नुम हाउस के एक गोशे में अब भी रोशनी जल रही थी। फजर खिड़की के पास खड़ी बाहर सर्द रात को देख रही थी। चांद धीमी रोशनी के साथ दरख्तों की चोटियों पर टिका हुआ था। हवा की थपथपाहट खिड़की के शीशे को छूकर गुजरी थी, मगर इसके अंदर सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ किसी अपने का इंतजार करते हुए दिल में होता है। हल्के नीले रंग की चादर ओढ़े वो मुसलसल दरवाजे की तरफ नजर उठा देती, फिर खुद ही नजरें झुका लेती। फिर मेज पर लैपटॉप खुला था, कॉफी काफी स्केचेस बिखरे पड़े थे। काम से दिलोचाट हो गया था। फिर अचानक लाउंज की सीढ़ियों से कदमों की चाप उभरी। इसने पलट कर देखा। वो आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, कोट उतार कर बाजू पर लटकाया और जैसे ही इसने निगाह फजर पर पड़ी, चंद लम्हों को रुक गया। वो इसके सामने आई, नरमी से इसके चेहरे को देखा। सब ठीक है। वली ने एक सांस लिया, खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजा दी। हाँ, सब ठीक है। इसकी हल्की सी थकन फौरन उस जवाब के पीछे छिप गई थी। फजर ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्तगी से पूछा, तकरीब कैसी रही? वो मुस्कुराया, वो खास मुस्कुराहट जो सिर्फ इसके लिए थी। बहुत अच्छी। पलकें झुकी हुई थी मगर आंखों में नर्म रोशनी थी। बिग बी ने कुछ कहा तो नहीं? इसके सवाल में फिक्रमंदी छुपी थी, न जाने क्यों इसकी छठी हिस्स किसी खतरे का अलार्म बजा रही थी, मगर समझ नहीं आ रहा था ये खतरा क्या था। इसने एक पल फजर को देखा, फिर सर हिलाया। नहीं, एक अल्फाज भी नहीं कहा। वो चंद लम्हों तक खामोश रहे। लाउंज के दिए की रोशनी इन दोनों के चेहरों पर नर्म सा साया फैला रही थी। खाना लगाऊं? बानो सो चुकी थी, इसे खुद ही करना था। नहीं, मैंने खाना खा लिया है। इसने नहीं खाया था, बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसकी सिकुड़ी हुई भवें देखकर इस बार वो हंस दिया। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। हाँ, अलबत्ता आज तुम ऑफिस में काफी हाइपर थी। बताओ क्या मसला हुआ है? और फौरन बात बदल गया। मेरा तो चलता रहता है, 100 तरह के मसाइल हैं। वो वापस सोफे की जानिब बढ़ी, लेकिन वो इस सरअत से इसका हाथ खींच चुका था। बाकी मसले तो तुम हल कर लेती हो, आओ मैं तुम्हारे दिल का मसला हल करता हूँ। इसने धीरे से झुकते हुए फजर का गाल छुआ। इसके लबों पर धीमी से मुस्कुराहट उभरी कि तुम्हारा गुरूर है या मेरा नसीब। वो अब हेजल आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए से देख रही थी। वली ने आस्ते से इसकी थोड़ी ऊपर की। दोनों इस एक लफ्ज ने फिजा के अंदर एक दिलकश खामोशी भर दी। अब वो इसका हाथ थामकर सोफे की तरफ बढ़ चुका था। चलो बैठो, मुझे तुमसे सब सुनना है। क्या? इसने हैरत से पूछा। तुम सारा दिन किस बारे में सोचती हो? गुस्सा क्यों आया? शामत किसकी आई? सब बताओ मुझे। वो गहरी सांस लेकर रह गई। इसका रोज का काम था। तुम थक गए हो, आराम कर लो। इसने फजर की बात पर नफी में सर हिलाया। नहीं, सारा दिन शोर और बातें सुने, अब मुझे सिर्फ वो सुनना है जो तुम्हारे दिल में है। वो वाकई इसके दिल का मसला हल करने बैठ चुका था। फजर ने अपनी पलकें झुकाई और फिर मध्यम आवाज में बोलना शुरू किया। अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता हवा में बिखरने लगे, मोहब्बत की महक के साथ। वो सब सुनाती रही, वो सब सुनता रहा और वक्त बगैर आवाज के उनके दरमियान बैठा।
इन सब लम्हों को महफूज करता रहा। वहां सिर्फ एक नर्म सी रोशनी, दो धड़कते दिल और हम जैसा सुकून। सुबह शाम धुंध के पहले झोंकों ने शहर के आसमान पर एक महन सी परत चढ़ा दी थी। गहरे नीले आसमान में कहीं कहीं सितारों के नन्हे जर्रे जगमगा रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी बेचैनी सांस ले रही थी। वो गाड़ी में बैठे फलक की तरफ डिनर के लिए जा रहे थे। डैशबोर्ड पर मौजूद छोटा सा फानूस हौले हौले हिल रहा था। फजर ने अपनी शॉल जरा सा खींचकर थोड़ी के नीचे दुरुस्त की और मुस्कुराकर वली की तरफ देखा। अजीब मौसम है ना? धीरे से कहा। वली ने एक नजर सामने सड़क पर डाली, फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ऐसा मौसम हमेशा कुछ कहने से पहले आता है और कुछ कहने के बाद चला जाता है। फजर ने हंसते हुए सर नफी में हिलाया। तुमने भी फलसफियाना बातें सीख ली। आज ज्यादा दिल कर रहा है, चूंकि मैडम सुबह से नाराज थे, तो अभी मौका है कि मैं अपनी सब बातें आसानी से कह दूं। वो जरा सा इसकी जानिब झुका, वरना कब से फिर नाराज हो जाऊं पता नहीं। वो हंसती। नाराज नहीं हूँ, बस थकी हुई हूँ। गाड़ी धुंध से ढकी हुई इस सड़क पर आगे बढ़ रही थी, जहां रोशनियों की कतारें धुंध में तहलील हुआ होकर ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने शीशे पर उंगली की धुंधली लकीर बना दी हो। इसने खिड़की की तरफ देखा। सर्द धुंध के अंदर गुलाबी रंग की दुकानों के बोर्ड और मुख्तलिफ दुकानों की रोशनियां मध्यम सा अक्स बखेर रही थी। एक बात तो, वो अचानक बोला। हम्म। उसने मुड़कर वो उसकी तरफ मुड़ी। जब भी तुम ऐसी खामोश होती हो ना, मुझे लगता है जैसे तुम्हारे दिल में बहुत सी बातें कैद हो गई हैं, और अगर मैंने इन्हें ना सुना तो शायद वो कभी आजाद ही ना हो पाए। इसकी बात पर फजर के होठों पर नर्म सी मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से वली का हाथ पकड़ लिया। तुम शायद इसलिए मेरे नसीब में आए हो ताकि मेरा हर लफ्ज किसी के दिल तक पहुंच सके। वली ने कुछ बोलने के बजाय सर इस बात में हिलाते हुए इसका हाथ थाम कर हल्का सा दबाया। इस एक लम्स में बेशुमार बेनाम वादे थे। गाड़ी अचानक सड़क के किनारे पर आकर आहिस्ता हुई। सामने एक छोटी सी फ्लावर शॉप थी। शॉप के बाहर नन्हे सफेद लाइट्स जुगनुओं की तरह झिलमिला रही थी, और कांच के शेल्फ पर दर्जनों फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे। इसने एक नजर दुकान पर डाली, फिर मुस्कुराकर फजर की तरफ देखा। एक मिनट। फजर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। अभी? ये वो एक मिनट आज मुझे जरूर लेना है, उसने नर्म लहजे में कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर गया। वो उसके जाते हुए कदमों को देखती रही। धुंध की हल्की सी परत उसके इतराफ में नाच रही थी। वो दुकान के अंदर गया तो कांच के दरवाजे के पीछे इसका अक्स कुछ लम्हों के लिए मध्यम रोशनी में घुलसा गया। फजर ने खिड़की से गर्दन मोड़कर बाहर देखा। दुकान के शीशे की दीवार के अंदर वली फूलों के बीच खड़ा कुछ मुंतखब कर रहा था। एक लम्हे के लिए इसके होठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट फैली। वो इस समय बिल्कुल भी किसी रोमानी मंजर का कोई हीरो मालूम होता था, जो अपने महबूब के लिए फूल चुनने में मसरूफ हो। घड़ी की सुइयां सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। इसने सट पड़ते अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी सांस के धुंध से शीशा धुंधला करके एक छोटा सा दिल बनाया था। वह हंसते यूं लगा जैसे मोहब्बत उस लम्हे उसकी हथेली में सिमट आई हो। इसी पल शॉप के अंदर वली ने एक सफेद गुलाबों का एक नफीस सा गुलदस्ता चुना और काउंटर पर पैसे रखकर बाहर की सिमत बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से निकला, इसका फोन बज उठा था। इसने थोड़ा रुककर जेब से फोन निकाला। नंबर अनजान था। उसकी पेशानी की हल्की सी चिकन फैली। वो चौंका, मगर फोन कान से लगाया। हेलो। हेलो बेबी बॉय। वो आवाज सांप की तरह सरसराती, गहरी घनी और जानलेवा। इसके कदम पल भर को जमीन में धंस गए। चेहरे का रंग बदल गया था। एक तारीक साया आकर गुजरा। आंखों में हैरत और नागवारी की एक झलक उभरी। इसने एक नजर गाड़ी की तरफ डाली, जहां फजर इत्मीनान से इसे देख रही थी। फिर इसकी नजरें वापस सड़क के इस खामोश गोशे पर जम गई। फोन की दूसरी तरफ वही आवाज सांस को थपक कर सुला रही थी। मैंने कहा ना, वापस चले जाओ, उसे छोड़ दो। लेकिन नहीं, अब मैं तुम पर हंसूं या तुम पर अफसोस करूं, इसके लफ्ज सख्ती से भेज कर। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा? वो दांत खचखचाते हुए बोला। ये तुम्हारी कहानी नहीं है। तुम्हें इसमें होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए मैं खत्म करने आया हूँ। एक नजर फजर पर डाली। वो अब फोन पर मसरूफ थी। दूसरी तरफ एक धीमा जख्मी कहका उभरा। जो मलका का हुक्म टालता है वो मौत के मुंह में जाता है। मैं मौत से नहीं डरता। इसका लहजा हतमी था। अच्छा। लंबा खींचा। अचानक फजर की गर्दन एक अजीब एहसास से उठी। उसकी छठी हिस्स ने अजीब सा अलार्म बजाया। वो चौंकी। उसने शीशे के पार देखा तो वो अब गाड़ी से कुछ कदम दूर खड़ा फोन पर मसरूफ था। वो उसके पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ट्रक
धुंध चीरता हुआ बर्फ रफ्तारी से सीधा उसकी सिमत बढ़ रहा था। वली, इसने चीख कर उसके गले में फंस गई थी। आवाज गाड़ी के अंदर ही टूट गई। वो झटके से दरवाजा खोलते हुए बाहर निकली। पीछे देखो, फोन से उभरती मीनार की वही गहरी सरगोशी इसके कानों से टकराए। उसका दिल पल भर को साकत हुआ। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। ट्रक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसने पूरी बर्फ रफ्तारी से पीछे छलांग लगाई। हवा का जोर ऐसी शिद्दत से इसके चेहरे पर पड़ा कि फूलों का गुलदस्ता इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन कड़ाक की आवाज, ट्रक का बायां हिस्सा इसके कंधों को टक्कर देकर गुजर गया। वो दूर जाकर फुटपाथ की दहलीज से टकरा कर गिरा। उसके जिस्म ने जमीन पर हिचकोला खाया। फूल बिखर कर फुटपाथ पर फैल गए। फजर के कदम जैसे शल हो गए। इसकी आंखें फट गई। दिल की धड़कन जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ ली हो। वक्त जैसे किसी ने रोक दिया हो। मैदान जंग के इस एक पल में सब कुछ खामोश, लेकिन अंदर तनफुस चीख रहा था। झटके से आगे बढ़े सर्द हवा इसके गालों पर खंजर की तरह चुभ रही थी। वह इसके जानिब भाग रही थी। कदमों से बेसाख्ता आवाजें उभरने लगी, जैसे पत्थर पर कोई शीशा टूट रहा हो। बली, इसकी चीख फिजा को हिला गई। वो नींद बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा था। इसके सफेद कमीज पर सुर्ख धब्बा फैलना शुरू हो चुका था। होंठों के किनारों पर खून की बारीक धार नमूदार हुई। इसकी नजरें धुंध में तहलील होती रोशनियों को फटी फटी सी तक रही थी। वली आंखें खोले। वो इसके करीब घुटनों के बल गिरी हुई थी। इसके हाथों ने वली के कंधे को थामा। खौफ से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वली ने बमुश्किल पलके उठाए। होश में रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाहों में दर्द नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। फजर, उसने लब हिलाए, लेकिन आवाज जैसे गले के अंदर कहीं दफन हो गई। नहीं, बात मत करो। मैं अभी। इसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। किसी को फोन करना होगा। एम्बुलेंस। इसका अपना फोन गाड़ी में गिर गया था। या अल्लाह, कोई कोई है। वो हलक के बल चिल्लाए। करीब की दुकानों से लोग भागकर बाहर आने लगे। वली का सर इसकी गोद में था। सिर्फ माया फैलता जा रहा था। ट्रक कब का धुंध में गायब हो चुका था, और कहीं मीनार की वो शरीर सरसराती हंसी धुंध में तहलील हो रही थी। फजर ने आंसू में घिरी नजरों से वली की तरफ देखा। उसकी उंगलियां वली के बालों में फिसलती हुई इसके गालों तक आई। कुछ नहीं होगा, तुम सुन रहे हो? इसने ररसती हुई सांस से कहा। वली की आंखों में हल्का सा अक्स उभरा, जैसे वो मुस्कुराना चाह रहा हो। तुमने कहा था तुम मेरे दिल का मसला हल करोगे। अभी तो बहुत से मसले बाकी हैं। वली ने धीरे से आंखें बंद की। नहीं, आंखें मत बंद करो वली। वली नहीं। वो तड़प रही थी बिन पानी के मछली की तरह। इसकी आवाज टूटती जा रही थी। वो अपने होंठ काट कर जब्त के बंधन संभाल रही थी, लेकिन आंसू इसके गालों पर बह गए। कोई डॉक्टर को बुलाओ। शोर फैल चुका था। कुछ लोग भागते हुए आए। किसी ने एम्बुलेंस का कॉल की। सड़क के दरमियान फजर की हिचकियों और वली के मध्यम सांसों के बीच वक्त थम गया था। वली की पलकों ने दोबारा हल्का सा इर्ताश महसूस किया। वो उसने बहुत मुश्किल से अपनी निगाह फजर पर मरकूज की। उसकी आंखों में उदासी नहीं, एक खास सी तस्कीन थी, जैसे वो इस बात पर मुतमईन हो कि अगर ये जिंदगी के आखिरी लम्हा था तो इसे देख रहा है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। वो इसके चेहरे को थामे खुद में समेटने की कोशिश कर रही थी। इसके लरसते लब वली के समाज में सरगोशी कर रहे थे। तुमने कहा था तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं। वली की सांस में एक फड़फड़ाहट उभरी, और फिर नम आंखों से इसने फजर का चेहरा देखा और हौले से सर इनकार में हिलाया, जैसे कह रहा हो मैं नहीं छोड़ूंगा। वही लम्हा था जब एम्बुलेंस का सायरन बहुत दूर धुंध में से कहीं बजा, लेकिन उस एक लम्हे के बीच फजर की आंखों के सामने हर शय सफेद हो गई, जैसे दिल के अंदर किसी ने बर्फ की एक सिल्ट रखती हो। वो होश खो चुका था और फजर की एक खौफनाक चीख उभरी, दिल दहला देने वाली चीख। वो चीख जिसने सड़क की धुंध को रोंद डाला था, करीबी दरख्तों पर बैठे परिंदों को चौंका कर उड़ा दिया, और शायद किसी दूर खड़ी मीनार को लम्हे भर को खामोश कर दिया। और फिर हाथों में उसकी धड़कन लिए वो धुंध में गुम सन्नाटे के अंदर बैठी रही। टूटे फूलों के बीच बिखरे दिल के साथ वो खामोश आसमान इस सदमे का गवाह बनता चला गया था। एम्बुलेंस के सायरन ने अस्पताल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। शॉल के किनारों पर सुर्खी जमकर स्याही में बदल चुकी थी। आईसीयू के शीशों के पार डॉक्टर्स की भाग दौड़ आया थी। बार बार दरवाजा खुलता बंद होता, मशीनों के तेज बीप बीप उसकी समातों को जख्मी कर रही थी। दरवाजे के पार जमीन पर बैठी थी। गहरे नीले लिबास पर खून के दाग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने फूलों को मसल कर इन पर फेंक दिया हो। सर्दी इतनी तेज थी कि सांसें बर्फ की भाप बनकर निकल रही थी, लेकिन उसके जिस्म को जैसे एहसास ही न था। वो पत्थर के बुत की तरह बैठी बस अपने कान आईसीयू की तरफ लगाए हुई थी। शायद कोई आवाज, कोई उम्मीद, कोई धड़कन सुन सके।
یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں نے بے آواز الفاظ ادا کیے، انگلیاں کپکپا رہی تھی، دل کے اندر ندامت اور اذیت کا ایک طوفان تھا۔ میں نے میں نے اسے نگل لیا۔ وہ سڑ گھٹنوں میں دے کر سسکتی رہی، آج پھر وہ اپنے معلوم ہونے پر تڑپ رہی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو کھا جاتی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر قدموں کی چاپیں ایک ایک کر کے سنائی دینے لگیں۔ سب سے پہلے رئیس ہال کی لمبی راہداری سے گزرتا ہوا آیا۔ اس کے قدم ہمیشہ کی طرح مضبوط نہیں تھے، ان میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بڑی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ جب اس نے فجر کو زمین پر یوں خون آلود حالت میں بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتریلی خاموشی میں ایک درد بھرا اضطراب ابھرا۔ وہ چند لمحے دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ کوٹ کے اندر اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی پوری طاقت سے خود کو ٹوٹنے سے روک رہا ہو۔ آخر وہ آہستہ قدموں کے آگے اور ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ فجر، بس ایک لفظ۔ مگر اس ایک لفظ کے اندر خوف، غصہ، بے بسی سب کچھ بند تھا۔ فجر نے بے یقینی سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں صرف تھیں کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح۔ میں نے اسے کھا لیا۔ دھڑکتے ہوئے لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹے۔ رئیس نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، اس نے اندر کی پوری سلطنت جیسے لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے ہتھیاروں سے خالی ننگی روح کی حالت میں محسوس کی۔ ولی، اس کا ولی، جسے وہ اپنا وارث سمجھتا تھا، جو کل رات اس کی بنیادوں میں دیمک کہلایا تھا، آج اسی کی زندگی اور موت کے بیچ وہ کھڑا تھا، بے حال، بے اختیار۔ کوئی کچھ کرے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس نے مڑ کر خالی راہداری کو دیکھا، جیسے وہ ہسپتال کی سفید دیواروں سے مدد مانگ رہا ہو۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی چمکی، اس نے اپنی پلکیں سختی سے چھپک لی۔ اس لمحے مراد بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے جیسے ہی فجر کی حالت دیکھی تو پل بھر کو سانس روک لیا۔ فجر، وہ اس کے پاس جھکا، لیکن محمودانہ طور پر پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا، اس کے ہونٹ پھڑپڑائے مگر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ وہ آئی سی یو کے شیشے کی کھڑکیوں کے پار ڈاکٹر ایک اور انجیکشن کی تیار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلک اور فخر بھی آن پہنچے۔ فلک کے ہاتھ میں دعا کی تسبیح تھی، جو بے قابو انگلیوں کے بیچ گرتی سنبھلتی رہی۔ اس نے فجر کو باہوں میں بھر لینا چاہا، مگر وہ بالکل جامد ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو برف کی سلھ میں بدل دیا ہو۔ اور آخر میں عروزہ، وہ قدم بقدم ہسپتال کی راہداری میں چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے سارے احساسات کہیں راستے میں دفن کر کے قدم بڑھائے ہوں۔ رئیس نے اسے آتے دیکھا تو پل بھر کو اس کا دل کسی نامعلوم درد سے ابھر گیا۔ آج اس کے سب سے قریبی لوگ اس سفید راہداری میں جمع تھے، اور سب کی آنکھوں میں بے بسی اور شکست لکھی تھی۔ اور سامنے آئی ولی کے وجود کو آئی سی یو میں دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ شاید چند لمحوں کے لیے زمین نے اس کے قدموں سے رشتہ توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور تھکن کے نشانات واضح تھے، مگر کچھ کہے بغیر وہ آئی سی یو کے دروازے کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی۔ چہرے پر وہی پتریلی خاموشی، مگر آنکھوں میں گہرا ٹوٹا ہوا اندھیرا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا، 2 قدم آگے بڑھ کر وہ ٹھہر گیا۔ اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا، مگر زبان حلق میں اٹک گئی۔ الفاظ اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ سائڈ میں بھینچے کھڑا رہا، اندر سے ٹوٹتا ہوا، باہر سے مضبوط رہنے کی کوشش کرتا ہوا۔ یہ سب میرا قصور ہے۔ اس کی آواز کھردری پڑی۔ وہ بہت آہستہ بولا، مگر عروزہ نے وہ الفاظ سن لیے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شدت ناک کر لی۔ اب قصور کی بات نہ کریں، ابھی بس وہ زندہ رہے۔ بس وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ رئیس کی ایک تھکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ میں نے اس سے وفاداری کا امتحان لیا، اور وہ موت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی نمی تراشی گئی، اور شاید یہ سب میرے ہی ہاتھوں شروع ہوا تھا۔ وہ دیوار سے 7 پشت لگا کر کھڑا تھا، اس کا مضبوط وجود تھر تھرا اٹھا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھی، جسے رب ذوالجلال سے سوال کر رہا ہوں، میں نے سب کچھ کھو کر پایا۔ سناٹے میں صرف مشینوں کی بیپ بیپ رہ گئی۔ شیشے کے پار وہ موت، وہ زندگی کی سرحد پر لڑ رہا تھا۔ باہر سب خاموش تھے، ہر ایک روح اس کے لمحے برف کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ وہ رات ایک ایسی رات تھی جو شاید زندگی بھر کی یادوں سے مٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس رات حقیقت نے سب کے دلوں سے زخمی آواز میں بس ایک سوال پوچھا تھا، وفاداری کی قیمت کیا ہوتی ہے؟
रात और गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर खड़े दरख्तों की टहनियां सर्द हवा के झोंकों से सिसकियां भर रही थी। वार्ड की खिड़कियों से मध्यम जर्द रोशनी बाहर छन छन कर फिसल रही थी, मगर उस रोशनी का एक भी जर्रा इस वक्त फजर के दिल में नहीं उतर पा रहा था। वो खामोशी से राहदारी से निकलकर एक छोटे से खाली राहदारी में आ गई। वहां इबादत गाह का दरवाजा खुला हुआ था, कोई भी अंदर नहीं था। सफेद मार्बल की ठंडी सीढ़ियों पर कदम रखते इसके अंदर कुछ लरस सा गया था। दरो दीवार पर कुरानी आयत के तलाई फ्रेम लटक रहे थे। एक कोने में जाए नमाज रखे थे, जिनसे किसी के आंसुओं की महक आ रही थी। वो चंद लम्हों तक दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे खुद से सवाल कर रही हो, क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ? फिर उसने देर नहीं की, अंदर दाखिल होकर वजू किया, फिर खामोशी से आगे बढ़कर जाए नमाज उठाया, अपनी कांपती उंगलियों से इसे बिछाया। अस्पताल की रोशनियां यहाँ से बहुत दूर महसूस हो रही थी। धुंध, बेबसी, खामोशी सबके दामन से पलट गई। आज वो मीनार फैशंस की मालकिन नहीं थी, न दुनिया की मशहूर तरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, ना वो औरत जो ये कहती थी कि अगर मैं सजदे में गिरी तो तख्त से गिर जाऊंगी। आज वो सिर्फ एक बीवी थी, एक काम सी खौफसदा टूटी हुई औरत, जिसकी पूरी दुनिया आईसीयू के शीशे के पार धड़क रही थी। वो धीरे से सजदे में झुक गई। पहला लम्हा खामोशी, दूसरा लम्हा नम आंखों की लर्जिश, तीसरा लम्हा टूटकर बिखरने की अजियत। या अल्लाह, इसकी आवाज बहुत आहिस्ता निकली, जैसे किसी ने इसके गले के गिर्द सन्नाटे की रस्सी लपेट रखी हो। मैंने हमेशा खुद को मजबूत कहा, सबके सामने सर ऊंचा रखा, मगर आज आज मैं कमजोर हूँ। इसके अल्फाज आंसुओं में भीगते जा रहे थे। वो मेरा गुरूर है, मेरी हिम्मत है, उसकी सांस मेरे दिल की धड़कन है। अगर वो रुक गई तो मैं भी मर जाऊंगी। इसकी हिचकियों ने सारी खामोशी चीर डाली। सजदे के फर्श पर आंसुओं के नन्हे कतरे टूट कर गिरे और चाय में जज्ब हो गए। मुझे इस दुनिया की कोई शहरत नहीं चाहिए, ना फैशन का कोई ताज, ना नाम, ना ताकत। बस मेरे शौहर को जिंदगी दे दे, मुझसे मेरा वली मत छीने। एक लम्हे के लिए उसने अल्फाज टूट गए, गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पूरी टूटती हुई रूह के साथ सरगोशी की। यार, वो तेरी अमानत है, लेकिन आज मैं वो अमानत वापस मांगने आई हूँ। मुझे मेरा वली जिंदा वापस चाहिए। मस्जिद के अंदर मौजूद हल्की सी रोशनी इसके सजदे पर ठहर गई, जैसे रब की रहमत खामोशी से इसे सुन रही हो। वक्त वहां रुक गया। इबादत गाह के दरो दीवार फजर मिराज के सजदे को देखकर साकत खड़े थे, क्योंकि इस औरत ने आज तख्त से नहीं, खुद ही से गिर कर दुआ मांगी थी, और ये दुआ सिर्फ जुबान नहीं, रूह से निकली थी। रात की सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने पर समेटकर सुबह के नर्म मगर बेरंग उजाले में तब्दील हो रही थी। आईसीयू के बाहर अब इतनी भागदौड़ नहीं थी। जैसे थकन से सारी आवाजें खामोश हो गई हो। वो वहीं कुर्सी पर बैठी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के महसूस हो रहे थे। शॉल इसके वजूद के गिर्द लिपटी हुई थी, और हाथों में दुआ की तस्बीह, जो हर सेकंड चंद सेकंड बाद बेसाख्ता इसकी उंगलियों के बीच घूमने लगती। पलक सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसने फजर के लिए चाय का कप उठाया, मगर इसके होठों ने जैसे किसी भी चीज को कबूल करने से इनकार कर दिया। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी किसी बोझ की तरह इनके दिलों पर थी। अचानक आईसीयू का दरवाजा हल्का सा खुला। एक नर्स निकली और फजर की तरफ नजरें उठाई। मिसेज औरंगजेब। फजर पल भर को अपनी जगह पर मुजम्मद रही, फिर एकदम खड़ी हुई। जी जी जी। नर्स ने नर्म लहजे में हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वो होश में आ गए हैं, आप चाहें तो अंदर आ जाएं। बस यही एक जुमला था। फजर की सांस जैसे रुक गई, आंखें पलक झपकना भूल गई। फलक ने फौरन से उसका हाथ थामा। जाओ, इसने धीमे लहजे में कहा, और वो कदम उठाती अंदर की जाने बढ़ी। आईसीयू में मध्यम सफेद रोशनी थी, मशीनों की बीप बीप कदरें नर्म हो चुकी थी। वो पुरसुकून अंदाज में बेहिस हरकत लेटा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, कंधे पर प्लास्टर चढ़ा था, मगर आंखें आहिस्ता आहिस्ता नींद आती। वो इन नींद आंखों के अंदर एक थका हुआ सा सुकून था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसके पांव जम गए। कुछ भी कहा नहीं जा सका, बस उसने दोनों हाथ लबों पर रखे और धीरे धीरे से करीब आए। वली ने हल्का सा उसकी तरफ मोड़ा। इस आंखों में, गोशों में नमी चमकी, जैसे मिनटों की नहीं, बरसों के मुसाफत के बाद वो इसे देख रहा हो। उसके लब हल्के से हिले, आवाज बहुत मध्यम निकली, हाय बेगम। वो जब्त के कड़े मराहल से गुजरती इसके करीब बैठ गई। इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आंसू बड़ी खामोशी से इसके पलकों से गिरने लगे। तुमने मुझे डरा दिया, वो कांपते लहजे में बोली। चेहरे की हालत बुरी हो चुकी थी। वली ने अपनी उंगली को हल्की से जंबिश दी। मैंने कहा था ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम डर क्यों जाती हो? इसकी आवाज बहुत कमजोर थी, मगर इसके हर लफ्ज में वही गहरी मोहब्बत और यकीन छुपा था। फजर ने उसके हाथ को पेशानी से लगाया और धीरे से रोती रही। इसे थोड़ा पीछे फलक खामोश खड़ी थी। इसने पलकें झुका ली।
اور پلٹ گئی۔ اس منظر کی شدت کو اپنے دل میں جذب کرتے ہوئے کچھ منظر لفظوں سے نہیں، خاموشی سے محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے رونے پر ولی نے گہرا سانس لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اول لمحہ بھی خود کی بجائے اس کی فکر کر رہا تھا۔ فجر نے اپنے آنسو صاف کیے اور زبردستی مسکرائی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ درد، اذیت، خوف سب ان کی آنکھوں کے پیچھے دبے ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کی موجودگی ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ وہ ابھی تک اس کے ہاتھ تھامے ہوئی تھی، آنکھوں کی سوجن اور ہلکی ہلکی سرخی بتا رہی تھی کہ کتنی دیر تک وہ روتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون تھا، وہ اس کے سامنے موجود ہے، سانس لے رہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ اسی لمحے اس کی نظر فجر کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی سفید تسبیح پر پڑی جو ان دونوں کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے پلکوں میں شرارت سمیٹ کر ایک لمبا سانس لیا۔ او مائی گاڈ! وہ بہت آہستہ سے بول اٹھا۔ نظریں اس تسبیح پر جمی تھی۔ وہ چونکی۔ تم واقعی تسبیح کر رہی تھی؟ انداز اسے تپانے والا تھا۔ یہ سنتے ہی فجر کی آنکھوں میں آنسو پھر ابھر آئے۔ تو میرے لیے دعا کر رہی تھی؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا جیسے ایک انہونی بات ہو۔ کیا مجھے ہوش میں رہنا چاہیے؟ دی فجر مراج میرے لیے دعائیں مانگتی رہی ہے۔ وہ روتے روتے ہنسی اور پھر رو دی۔ ایک تھپڑ اس کے بازو پر پڑا۔ ظالم عورت! دھیان سے، پہلے ہی ایک کندھا ٹوٹا ہوا ہے۔ فجر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ سوری میں وہ گھبرا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ٹوٹے کندھے والے شخص نے فوراً اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا، بہت دھیرے سے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ سے آہستگی کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر تم میرے لیے دعا کرو، وہ بھی تسبیح کے ساتھ، تو میں غرور سے ہنسوں، نہیں تو اور کیا کروں؟ فجر نے پلکیں جھکائیں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوا۔ ڈرو نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہاری یہ تسبیح اور دعائیں جنہوں نے مجھے واپس کھینچ لیا۔ یقین رکھو، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ فجر نے سسکتے ہوئے سر ہلا دیا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر وہ دوبارہ کبھی مجھے اتنا زیادہ ڈرایا تو میں تسبیح نہیں، ایصال ثواب کے لیے تم پر پورا قرآن پڑھ دوں گی۔ وہ خفگی سے بولی تو بے ساختہ ہنس دیا، ہلکی سے تھکی ہوئی مگر دل سے نکلی ہوئی ہنسی، اور اس ہنسی کے اندر فجر کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا کر خاموشی سے ساکت ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی دعائیں سن گئی تھی۔ دعائیں رد ہوتی ہیں بھلا؟ محبت کیوں عروزہ؟ محبت کیوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے عروزہ کو زندہ درگور کر دیا۔ رات کے گہنے سناٹے میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ پورا کمرہ مدھم پیلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی پشت پر آویزہ شیشے کے فریمز میں سیاہ سائے ابھر رہے تھے، جیسے اس کے اندر کی تاریکی کمرے میں پھیل گئی ہو۔ فوراً اس کے کان سے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر نہ کوئی تاثر تھا، نہ کوئی ہلچل۔ دوسری جانب میسم کی گھبرائی ہوئی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ عروزہ پلیز میڈم، ایسا مت کرے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ عروزہ کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی دھند اتری ہوئی تھی، جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہو کر بھی کہیں اور دیکھ رہی ہو۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی، اندر کھینچی، پھر دھیمے بالکل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بہت ضروری ہے میسم، مجھے امید ہے تم سب سنبھال لو گے۔ ایک لمحہ خاموشی کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ فون اس کے ہاتھ میں ایک بے جان پتھر کی طرح رہ گیا۔ گھڑی دیکھی، وقت ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، لاؤنج میں آ گئی۔ مسٹر جمال لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے اطلاع دی، بہت سادہ، کسی عام دن کی طرح میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ مسٹر جمال نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں ایک مہربان سی چمک ابھری۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا جیسے کچھ سن رہے ہوں، جیسے اس کے سپاٹ چہرے کے پیچھے طوفان کو سمجھنے کی خواہش لیے ہوئے ہوں۔ جلد واپس آنا، میں انتظار کروں گا۔ عروزہ کے ہونٹ ایک لمحے کو حالے سے کپ کپائے، ایک ناقابل دید لرزش جو اس کے اندر کے آخری انسانی احساس کا ثبوت تھی، لیکن اس نے فوراً لب کھینچ لی اور صرف سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مڑی اور تیز نپے تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی شہر کے تاریک سڑکوں پر خاموشی سے کسی شکاری جانور کی طرح تیر رہی تھی۔ ونڈ شیلڈ پر پانی کی بوندوں کی ہلکی تہ جمع ہو رہی تھی، جس سے باہر کی دنیا کسی دھندلے خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں تقریباً خالی تھیں، جیسے اور پوری دنیا کسی انجان گھاٹی میں گم ہو گئی ہو۔ وہ سفید سادہ شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے ہوئے تھی،
बाल सख्ती से जूड़ा बनाकर बंधे हुए थे, चेहरा मुकम्मल तौर पर सपाट, आंखों पर बड़े फ्रेम वाला चश्मा, जैसे जज्बात को छुपाने के लिए कोई आहनी नकाब ओढ़ रखा हो, जिस जो इसने उठाकर बालों पर जमा लिया। स्टीयरिंग पर रखी उंगलियां एकदम सख्त हुई, फिर उसने दूसरी तरफ रखे फोन को उठाया, एक मखसूस नंबर डायल हुआ। दूसरी जानिब नर्स ने कपकपाती आवाज में फोन उठाया। सब क्लियर है मैडम? मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, वो 4 घंटे तक नहीं उठेंगे। इसके चेहरे पर एक बेतासर सुकून उतरा। गाड़ी पहलू बदलकर सीधी अस्पताल के सामने जाकर रुकी। उसने चश्मा आहिस्तगी से उतारा, एक गहरी खामोशी नजर पूरे अस्पताल की इमारत पर डाली, जैसे कोई कमांडर जंग से पहले आखिरी बार मैदान को देखता हो। फिर वो गाड़ी से उतरी। एम्बुलेंसों की मध्यम से बीप बीप, राहदारियों की मध्यम रोशनियां, मगर इस लम्हे सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे ये इमारत किसी तूफान के चंद सानिये पहले सांस रोक चुकी हो। फिर इसने फोन निकाला, उसकी उंगलियां लम्हा भर को हल्की सी लड़से, फिर एक नंबर मिलाया, रिंग हो रही थी, और फिर कॉल उठा ली गई। अरुजा, तुझे जानिब रईस था। पल भर को सन्नाटा छा गया। आपको पता है वली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? वो खामोश रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, ना आप ना मैं। इसकी आवाज मजीद ठंडी और जहरीली हो गई। फिर जहर भरी एक सांस खींची। इसकी हालत की जिम्मेदार वो मालूम लड़की है, वो जिससे मैं शदीद नफरत करती हूँ, और आज मैं उसका काम तमाम करने जा रही हूँ। रईस की रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ घुसी हो। क्या बकवास कर रही हो? वो गुर्राया। मैं हौले से हंस दी। आप जानते हैं अरूजा जमाल बकवास नहीं करती। इसके होठों पर एक जहर आलूद मुस्कुराहट उभरी। जब से ये दो पल डुप्ली गैंगर हमारी जिंदगी में आई है, सब तबाह हो गया है। ये सब कुछ निगल गई है, और आज मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ। इसने बिना रईस का जवाब सुने फोन बंद कर दिया। फिर इसने अस्पताल की तस्वीर खींची और इसे सेंड कर दी, साथ ही लाइव लोकेशन भेज दी। ये एक औरत थी, एक चैलेंज था। एक दावत थी, एक चैलेंज था। अगर आकर देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर इसने अपनी पिस्तौल निकाली, एक धीमी से क्लिक के साथ मैगजीन लोड किया और इसे जेब के अंदरूनी हिस्से में वापस रख दिया। सूरज तो कब का गुरूब हो चुका था। पूरी राहदारी में गैर मरीज साया उतर आया। अस्पताल के अंदर सिक्योरिटी कैमरे इस वक्त अंधे हो चुके थे, बिजली के कुछ सर्किट्स पहले ही ट्रिप हो चुके थे। राहदारियों के दरमियान लंबा सा अंधेरा फैला हुआ था, बस कहीं कहीं इस्तरारी लाइट चमचमा रही थी। वो खामोशी से चलती जा रही थी, कदम हूबहू किसी तरबियत याफ्ता कातिल की तरह नाचते हुए थे। इसके साथ मिले चंद अमले के अफराद और इसके अपने आदमी मुख्तलिफ राहदारियों के मोड़ों पर खड़े थे, सर हिलाकर इसे रास्ता क्लियर होने का इशारा देते हुए, जैसे यह अस्पताल नहीं गोया जंग का मैदान हो। और वो एक ऐसी फौजी थी जो दिल में एक खूनी इरादे के साथ यहाँ अपना आखिरी मौका लड़ने आई थी। फिर अचानक कड़क आवाज से बिजली के दो तेज धमाके हुए। पूरी राहदारी एक लम्हे के लिए सफेद रोशनी से चमकी और फौरन गहरी स्याही में डूब गई। तमाम लाइट्स बंद। इमरजेंसी सिस्टम पर सिर्फ बत्ती जलकर फ्रीज हो गई। सिर्फ कहीं दूर से वेंटिलेटर पर की बीप बीप आ रही थी। इसने लम्हे भर को आंखें बंद की, जैसे अपनी पूरी नफरत और तकलीफ एक मुट्ठी में भींच रही हो। फिर कदम आगे बढ़ाए, राहदारी के इस तरफ मुड़ी जहां प्राइवेट स्वीट का छोटा सा सफेद बोर्ड लगा हुआ था, और इस दरवाजे के पार फजर थे। और वहां वहां से सिर्फ चंद कदम दूर मौत इसे खुश आमदीद कहने के लिए तैयार खड़ी थी। स्वीट का दरवाजा बहुत आहिस्ता से खुला। इसने एक मोहताज से निगाह पूरे लाउंज पर डाली। हर तरफ गहरी खामोशी थी, बस खामोशी जैसी जो किसी भारी तूफान से पहले उतरती है। वो अंदर दाखिल हुई। इसके कदम मजबूत थे, सांसें बिल्कुल मतवाजन। वो चलती हुई आई और आहिस्ते से शीशे का स्लाइडिंग डोर खोलकर आगे बढ़े जहां वली का बिस्तर था। वो सफेद चादर में बेहोशी की हालत में मुकम्मल सुकून से पड़ा था। मशीनों की बीप बीप बहुत हल्की थी, जैसे किसी धड़कन को आखिरी हद पर रोक लिया गया हो। वो कुछ लम्हों तक यूं ही खड़ी रही, जैसे वक्त जम गया हो। फिर उसके होठों ने एक महीन सा सरगोशी जैसा जुमला निकाला, आई एम सॉरी। आंखों में कोई नमी नहीं थी, सिर्फ एक शदीद शिकस्त, एक अजियत। फिर वो एकदम पलटी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर साथ ही अंदर खड़ी सामान की वो ट्रॉली बाहर खींच लाई, जिसमें मुख्तलिफ तबी आलात रखे थे। फिर इसने दरवाजा बाहर से लॉक किया। चेहरे पर फिर वही फौलादी सपाटपन लौट आया। वो मुड़ी ही थी कि पीछे स्विच का दरवाजा खुला और फजर अंदर दाखिल हुए। फोन सुनने गई थी, यहाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। एक पल को वो इसके कदम जमीन से चिपक गए। सामने अरूजा को इस वक्त वहां देखकर, इसके हाथ में कमरे की चाबी देखकर, इसके अंदर खतरे का अलार्म बजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज दबी हुई थी मगर बेचैन। अरूजा ने आंखें इस पर गाड़ दी, गहरी ठंडी नफरत से भरी हुई एक नजर, जैसे किसी अंधी गार का दहाना खुल गया हो। अभी कुछ नहीं किया, करना है।
وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھی. فجر وہیں جمی رہی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ عروضہ اب سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. اس کی سانس بھی گرم تھی اور لہجہ بھی. تم معلوم ہو، تم ڈائن ہو. تم نے میری زندگی کے دو سب سے اہم مردوں کو کھا لیا ہے. تم نے مجھے ولی سے محروم کر دیا اور رئیس سے بھی. تم ایک ناسور ہو فجر معراج. تم مر کیوں نہیں جاتی؟ فجر حیرت میں لب کھول نہ سکی. صرف اس کی آنکھیں پھیل گئی اس شدت کی نفرت اس نے کبھی کسی آنکھ میں نہیں دیکھی تھی. کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ تھوڑا سنبھل کر بولی مگر آواز میں کپکپاہٹ تھی. بکواس؟ وہ تنزیہ ہنسی. بکواس یہ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو. تم نے سب کچھ نگل لیا ہے. تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے اور میں آج یہ کام کرنے آئی ہوں. زندگی چاہتی ہوں تو بھاگ جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے. ولی اور رئیس سے بہت دور. دفع ہو جاؤ. وہ گھبرائی. یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. وہ اسی کے انداز میں کہتی آگے بڑھی. انوزا کی نقوت بھری ہنسی ابری. تو پھر مرو. اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر فجر کے گردن پر ایک ہاتھ سے پکڑی اور اسے پوری زور کے ساتھ پیچھے دیوار پر دے مارا. دیوار میں پٹکے جانے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی. دوسری جانب شہر کی ایک سڑک پر رئیس کی گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی. چہرے پر ہوائیاں، آنکھوں میں خوف. اس کی سانسیں بھاری تھی. ٹریفک کو چیرتے ہوئے وہ صرف اس کے ذہن میں عروضہ کے جملے گونج رہے تھے. وہ ایسے مذاق نہیں کرتی تھی. ادھر ہسپتال کے سوئٹ کے اندر عروضہ بار بار اسے اٹھا کے دیوار سے مار رہی تھی. تم نے مجھے سب سے اکیلا کر دیا. فجر نے اپنے بازو سے بار کرنا چاہا مگر عروضہ کی گرفت فولاد کی تھی. وہ ایتھلیٹ تھی. ٹرین فائٹر. وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ہاں لیکن وہ بھاگی نہیں تھی. وہ لڑ رہی تھی. وہ ایک اور فجر کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا. سیاہ دوپٹے میں جذب ہوتا چلا گیا. بھاگو ورنہ مر جاؤ گی. اس نے گھٹنے کی ضرب اس کے پیٹ پر ماری. وہ درد کے مارے جھک گئی. سانس ٹوٹ کر باہر آئی. مت کرو. وہ اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی. وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اسے کیا ہوا ہے. عروضہ نے اس کا بازو پکڑا اور پوری قوت سے اس دیوار کی طرف کھینچا جہاں سوئٹ کا شیشہ لگا تھا. دھڑام کی آواز ابھری. وہ دیوار سے ٹکرائی. شیشہ ہلکا سا کرچم کی طرح تھرتھرایا. ناک سے خون بہنے لگا. چلی جاؤ یہاں سے. اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی مگر وہ پھر بھی کھڑی ہوئی. میں تم سے نہیں ڈرتی. میں کہیں نہیں جاؤں گی. اس نے ہانپتے ہوئے کہا. یہ سنتے ہی عروضہ کی آنکھوں میں بغاوت کی آگ دہک اٹھی تھی. تو پھر مرو. وہ جیب سے پستول نکال رہی تھی کہ اسی لمحے سوئٹ کا دروازہ جھٹکے سے کھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا. رئیس اندر داخل ہوا. چہرہ سن، آنکھوں میں بگولے. وہ 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا. ایک نظر فجر پر خون آلود دیوار کے ساتھ لگی ہانپتی ہوئی. اس ایک منظر نے اس کے اندر کا بادشاہ چیر کر رکھ دیا. اس کی پیشانی کی رگیں پھڑکی. جبرا بھج گیا اور آنکھوں میں ایسے شعلے بھڑکے جیسے قیامت کا طوفان آنکھوں کے اندر قید ہو. عروضہ! وہ دہاڑا. ایسی دہاڑ کہ لگتا تھا پوری عمارت ہل جائے گی. عروضہ نے دیکھا. وہ مشکل مسکرائی اور رئیس پر نظریں گاڑی. باس دیکھے نا یہ لڑکی کتنی ڈھیٹ ہے. میں نے اسے کہا تھا کہ ولی کو چھوڑ دے، آنکھ کو چھوڑ دے، دفع ہو جائے، لیکن نہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. پھر اس نے فجر کی طرف دیکھا. اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیا. آخری بار کہہ رہی ہوں لڑکی، ولی کو، رئیس کو، اس شہر کو، سب کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں وہ اذیت دوں گی کہ تم موت سے کو بھی ترسو گے. فجر نے اپنی ناک سے بہتے خون کی آستین سے پہنچا. اس کی نظریں سیدھے عروضہ کی آنکھوں میں گڑی تھی. اس کی آواز کپکپائی نہیں بلکہ برف کی طرح سرد اور مضبوط تھی. میں اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی. یہ جملہ نہیں تھا، اعلان جنگ تھا. اچھا. اس نے سزائیہ سر ہلایا. تو پھر یہی منصور ہے. اس نے پستول کو جیب میں ہی رہنے دیا. اس کی نظر ساتھ کھڑی طبی آلات کی ٹرالی پر پڑی. اس کا چہرہ ایک صفا کانہ خوشی سے تمتما اٹھا. گولی سے مرنا بہت آسان ہے، آسان موت ہے. تم اس کی حقدار نہیں ہو. اس نے ٹرالی سے ایک وزنی اسٹیل کی ٹرے اٹھائی. اس سے پہلے کہ رئیس کچھ سمجھتا، اسٹیل کی ٹرے ہوا میں ایک قوس بناتی ہوئی پوری قوت سے فجر کے کندھے اور پسلیوں پر لگی. ٹکرانے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہو. اس کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر گئی. رئیس سے پہلا منظر دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا. یکدم وہ ہوش میں آیا. تم نے میرا سب کچھ چھین لیا. وہ اب ٹرالی سے کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی. عروضہ بس کرو، تم پاگل ہو گئی ہو. وہ اس کی جانب بڑھا مگر اس کے سر پر خون سوار تھا. اس نے ٹرالی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی انگلیاں چمکدار نوکیلی سرجیکل کینچی پر بند ہو گئی. وہ اسے پکڑ کر تیزی سے فجر کی جانب لپکی. یہ وہ منظر تھا جس نے رئیس کے اندر کے ہر ضابطے کو توڑ دیا تھا. اس نے ایک جانور کی اسی قوت سے دھاڑتے ہوئے عروضہ کو پکڑا اور اسے پوری طاقت کے ساتھ کھینچا. باس چھوڑے مجھے. وہ رئیس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی. یہ ہم سب کو کھا جائے گی. یہ ڈائن ہے. خاموش.
रईस ने इसे झंझोड़ कर दीवार के साथ लगाया। कैंची इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी और खनखनाती दूर जा गिरी। इसकी आंखों में वो शोले थे जो अरूजा ने कभी नहीं देखे थे। ये तो मुकम्मल बेजारी और नफरत के शोले थे। तुमने, रईस की आवाज फटी हुई थी, ये तुमने क्या किया अरूजा? ये तुमने क्या किया? इसके अल्फाज, इसके लहजे, इसकी आंखों में भी यकीनी थी, टूटा हुआ मान था। अरूजा ऐसा कैसे कर सकती थी? सुई में अब सिर्फ 3 आवाजें थी। फजर की टूटी हुई दर्द भरी सांसें, अरूजा की तेज जुनूनी सांसें और मॉनिटर की वो बेरहम मुसलसल आवाज, बीप बीप बीप। रईस की गिरफ्त में जकड़ी अरूजा के होंठों पर एक टूटी हुई भयानक हंसी नमूदार हुई। ये हंसी नहीं थी, ये रूह के टूटने की आवाज थी। फिर एक नाकाबिले यकीन तेजी से इसने बल्ब में लगा पिस्तौल निकाला। धात की आवाज इस खामोश वहशत में किसी कोड़े की तरह बरसी। पिस्तौल का दाहना सीधा पिस्तौल का दहाना सीधा फजर की तरफ था, जिसकी आंखें हैरत से फैलकर पथरा गई थी। आज ये मरेगी। अरूजा की आवाज में अब कोई इंसानी जज्बान बाकी नहीं था, सिर्फ एक बंजर कातिलाना इरादा। नहीं नहीं, वक्त जैसे एक लम्हे के लिए मुजम्मद हो गया। पिस्तौल का ट्रिगर दबने ही वाला था। उसने अपनी पूरी कुव्वत से अरूजा का हाथ ऊपर की तरफ धकेला। गोली बेआवाज चली। छत में एक स्याह सुराख बन गया और प्लस्तर का एक बड़ा सा टुकड़ा बर्फ के गाले की तरह झड़कर नीचे गिरा। कमरे में बारूद की तेज तल्ख बदबू ऐसे बिखर गई जैसे मौत ने अपनी आमद का ऐलान किया हो। रईस ने उसकी कलाई मरोड़ कर पिस्तौल छीनना चाहा, लेकिन इसने एक तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह उल्टे हाथ से इसके सीने पर घूंसा दे मारा और वो खुद एक जस्त में पीछे जस्त लगाकर पीछे हट गई। इसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, आंखें जुनून से दहक रही थी। क्या कर रही हो तुम? इसकी आवाज फटी हुई थी। इज्जत की आखिरी हद थी और रूजा थी, अब तक जिंदा थी। कोई और होता तो इसके हाथों अब तक मर चुका होता। अरुजा की आंखों में बिजली की सी चमक थी। आज आपको फैसला करना होगा बॉस। वो एक एक लफ्ज चबा कर भुनभुना कर बोल रही थी, मैं या वो। कहते ही वो एक जस्ट फजर की तरफ लपकी जो पहले ही नींद जान खड़ी थी। पीछे को खिसकी, लेकिन अरुजा ने सर्जिकल ट्रॉली को एक वहशियाना झटके से खींचा। ट्रे में रखी स्टील की स्किल्पल सर्जिकल फॉर्सेप्स, वो दीगर आलात फर्श पर बिखर बिखर गए जैसे धात के दांत बिखर गए हों। रईस ने रईस ने रोब में कांपती आवाज गूंजी, अरूजा बस कर दो, ये जैसे इल्तिजा थी। हरगिज नहीं। इसने झुककर फर्श से एक चमकदार फॉर्सप सर्जिकल फॉर्सप उठाया। पिस्तौल के इसके दाएं हाथ में था फॉर्सप्स, बाएं हाथ में। इसके चेहरे पर अब होश नहीं था, सिर्फ जुनून था, एक ऐसा जुनून जो सबको जलाकर राख कर देना चाहता था। दोबारा हमला करने के लिए बढ़ी। रईस बीच में आकर इसे दोनों हाथों से इतने जोर से धकेला कि वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी दीवार से टकराई। तसादुम इतना शदीद था कि पिस्तौल इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा, लेकिन इसने पलके झपकने से पहले फर्श पर पड़ी स्कैपल स्कैल्पल उठा ली, इसे छुरी की तरफ मुट्ठी में जकड़ा और आगे बढ़ी। बॉस पीछे हट जाए वरना ये भी। इसकी आवाज में अब इल्तिजा नहीं, एक खूनी धमकी थी। रईस की आवाज किसी जख्मी शेर की तरह गूंजी, अरुजा होश में आओ, ये तुम नहीं हो। हाँ यही मैं हूँ। वो गुर्राई आवाज सालों का दर्द और कुर्बानियां थी। वही अरुजा जिसने आप अकेले पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, और आज आप इसी लड़की के लिए मुझे रोक रहे हैं। इसने वो तेज धारा स्कैल्पल अपनी पूरी कुव्वत से फजर की सिमत उछाला। शटराक की आवाज उभरी। रईस ने आखिरी लम्हे में खुद को एक ढाल की तरह आगे फेंका। नफरत से फेंका गया वो छोटा सा खंजर, वो स्कैल्पल इसके बाजू के ऊपरी हिस्से में गहरा चुभ गया। बदन में बिजली जैसी दर्दनाक टीस दौड़ गई। इसने होंठ खींचकर जख्मी जगह पर से स्कैल्पल निकाला। खून का एक गर्म फवारा पूता इसकी सफेद शर्ट पर तेजी से फैलने लगा, जैसे कोई सुर्ख फूल खिल रहा हो। बिग बी, फजर तड़प के आगे बढ़ी। पीछे रहो फजर, जाओ यहाँ से बाहर निकलो। इसकी आवाज में अब बादशाह की गूंज थी, मगर दर्द से भरी हुई। ये जो हो रहा था नाकाबिले यकीन था। ये देखते ही रोजा की हंसी उभरी, एक पागलों जैसी दिलखराश हंसी। देखा, मैंने कहा था ना कि डुप्ली गैंगर सब कुछ निगल रही है। अब सब इसके गुलाम हो गए हैं। एक पल को वो स्कैल्पल के खून आलूद ब्लेड पर नजरें जमाए खड़ी थी, फिर एक नाकाबिले फहम हरकत करते हुए झपट कर सोफे के नीचे गिरे पिस्तौल की तरफ लपकी। रईस ने दौड़ते हुए इसका बाजू पकड़ा और इसे पूरी ताकत से दीवार के इस हिस्से पर दे मारा जहां शीशे का फ्रेम लगा था। पूरा शीशे का फ्रेम लरस कर रह गया, इसमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं।
अरुजा के माथे से खून बहने लगा, मगर इसके मुंह से एक जुनूनी कहका निकला, आज ये मरेगी या मैं। वो हंसी, बाहर जाओगी तो मार ही जाओगी। बाहर इसके आदमी थे। रईस की आंखों में बेबसी की नमी उभरी, लेकिन उसने एक बाजू से इसे दीवार के साथ जकड़े रखा और दूसरे हाथ से पिस्तौल को ठोकर मारकर मजीद दूर फेंक दिया। अरुजा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इसने फटे हुए जख्मी लहजे में कहा। तो फिर उसे मरने दें या मैं या वो अपनी पूरी कुवत से झटका खाकर रईस की गिरफ्त से बाहर निकली। पास पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जोर से धकेला। सिलेंडर लड़कता हुआ फजर के पांव से टकराया। फिर इसने वार करने के लिए दीवार के साथ रखा आहनी बेड साइड स्टैंड उठाया। उससे पहले वो फजर को दे मारती, रईस ने अपनी पूरी कुवत से एक लात घुमाकर इसके पेट में दे मारी। ये वार इतना शदीद था कि अरूजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुंह से एक कराह निकली, जिसम बेजान होकर पीछे फर्श पर लढ़क गया। बेड साइड स्टैंड इसके हाथ से निकलकर दाएं जानिब गिरा और कड़कड़ाता हुआ रुका। अब वो फर्श पर पड़ी थी, हिजानी अंदाज से हंस रही थी, हाँफ रही थी, गर्दन नफी में हिला रही थी। नहीं नहीं, आज आज य- आज या मैं या वो घुटनों के बल बेपनाह हिम्मत से उठी। खून से इसके माथे से बहकर इसकी गर्दन और सफेद शर्ट को सुर कर रहा था। रईस अब तकरीबन टूट चुका था। वो दुश्मनों से लड़ सकता था, अपनों से नहीं। सांसें तेज बाजों से मुसलसल टपकता खून, मगर इसने एक कदम आगे बढ़ाकर खामोशी से अपने बाजू फैला दिए और फजर के सामने एक जिंदा दीवार बनकर खड़ा हो गया। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मुझे मारना होगा रोजा। अरोजा साकत रह गई। इसके हाथ में पड़ा सर्जिकल फॉर्सेप कपकपाने लगा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए दुख, वहशत, मोहब्बत, नफरत सब एक साथ उभरे और डूब गए। नहीं, सिर्फ ये मरेगी। वो एक आखिरी दिलजोर चीख के साथ आगे बढ़ी। फॉर्सेप्स हवा में चमका, लेकिन रईस ने एक झटके से इसके हाथ से फॉर्सेप्स छीन कर उसे एक बार फिर से पीछे धकेला। वह दीवार से टकराई। इस बार वो सीधी जमीन पर गिरी और इसकी पेशानी पूरी कुवत से मार्बल के तेज किनारे से टकराई। एक धड़कते खामोश लम्हे के बाद खून का एक बारीक सा फवारा इसके कान के पास से फूट फूट निकला। इसकी आंखें चंद सेकंड खुली रही। इसने कांपती पलकों से पीछे रईस को देखा, फिर फजर को, जो हवासों में नहीं थी। वो जैसे अपनी जगह जम गई थी। एक गहरी, बहुत गहरी सिसकी के साथ अरूजा के होठों से एक टूटी हुई सरगोशी निकली। मैं या वो, पलके लड़सी और फिर इसके कान। इसका सर बेजान होकर एक तरफ ढलक गया। अरूजा, वो तड़प कर उसके जाने बढ़ाया, इसके कंधे को पकड़कर झिंझोड़ा, आंखें खोलो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। इसकी आवाज टूटकर बिखर गई। फर्श पर अरूजा का खून फैलता जा रहा था। इसकी आंखें बंद थी, सांसें बहुत खफीफ, जैसे वो जिंदगी और मौत के दरमियान अटकी हुई हो। पीछे फजर लरसती टांगों के साथ दीवार से फिसलकर जमीन पर बैठ गई। इसके होंठ चुप थे, गाल पर खून था और आंखों में एक ऐसा खौफ था जो शायद अब कभी खत्म ना होगा। वो अपनी हथेलियां लबों पर रखे इस टूटते हुए, बिखरते, मरते हुए मंजर को देख रही थी। वो किसी को मरते नहीं देखना चाहती थी। कमरे के ऊपर लगी जली ट्यूबलाइट एक आखिरी बार धड़क कर बुझ गई। पूरा कमरा गहरी मुकम्मल तारीकी में डूब गया। स्विच की आधी जली ट्यूबलाइट बुझ चुकी थी, मगर एक सफेद फ्लोर लैंप कोने में टमटमा रहा था, जिसकी कांपती हुई रोशनी फर्श पर बिखरे खून, शीशे के टुकड़ों और तबाही के मंजर पर पड़ी थी। चंद मिनट पहले ही जिस जिस तक कमरे में चीखें धमकियां की आवाजें गूंज रही थी, वो अब वहां एक कब्रिस्तान जैसी गहरी भारी खामोशी उतर चुकी थी। मार्बल के फर्श पर खून के फैलते हुए धब्बों के दरमियान अरूजा नीम बेहोश पड़ी थी और रईस इसके सर के नीचे अपना बाजू रखे घुटनों के बल बैठा था। इसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी और आंखों में बैक वक्त सदमा, अजियत और एक ऐसी शिकस्त थी जो इसने अपनी बादशाहत भरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। फिर अरूजा की सांस हल्की सी फड़फड़ाई और पलके लरसी। रईस ने झुककर इसकी नब्ज पर हाथ रखा। इसकी आवाज एक टूटी हुई सरगोशी थी, अरूजा आंखें खोलो। इसने धीरे धीरे पलकें खोली। जख्मों ने इसके चेहरे को भारी बना दिया, मगर आंखों में अब भी वही जुनून की आखिरी जंगारी बाकी थी। उसके फटे हुए होंठों पर एक जख्मी अजियतनाक मुस्कुराहट थी। चिल्लना होगा आपको बॉस, वो सरगोशी करती हुई हंसी। इसकी हंसी में शीशे की किरचियां थी। मैं या वो। रईस के दिल पर किसी ने नोकीला पत्थर रख दिया। नहीं, इसकी आवाज कांप गई। अरुजा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, प्लीज हम बात करेंगे। बात? वो फिर हंसे, एक जख्मी पोपली हंसी। आप बात नहीं करते, फैसले करते हैं, मत करो ये सब। वो इल्तिजाया लहजे में बोला, आपकी बार रईस औरंगजेब कोई बादशाह नहीं था, वो बस एक टूटा हुआ बेबस इंसान था। मगर अरूजा ने गर्दन मोड़कर पास पड़े पिस्तौल को देखा, जो सोफे के नीचे पड़ा था। इसकी आंखों में खून उतरा। होश में आओ अरुजा। अरुजा ने आंखें सीधी करके इसकी तरफ देखा। होश में तो
اب آئی ہوں، اور ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں پر ایک بے آواز وحشتناک قہقہ دوڑ گیا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا اٹھا، تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا تاکہ ڈاکٹر کو بلا سکے۔ چک چک پستول کا کلک ہونے کی وہ دھاتی آواز فضا میں گونجی۔ رئیس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ وہ مڑا، منظر قیامت کا حصہ۔ عروضہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی، پستول دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، اور آنکھوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں آنسوؤں کے بجائے خون بہہ رہا ہو۔ پستول کا رخ سیدھا فجر کی طرف تھا۔ وہ یوں دیوار کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی کہ دروازے کے پار اس کا شوہر تھا، اور بھاگ کر جہاں جاتی۔ آپ کو چننا ہوگا باس۔ اس کی آواز میں اب کوئی کپاہٹ نہیں تھی، صرف جنون، وحشت اور ایک حتمی فیصلہ۔ میں یا وہ؟ رئیس نے دونوں ہاتھوں میں ہوا میں اٹھائے جیسے ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ عروضہ نہیں، خبردار۔ عروضہ کے لبوں سے سانس کا ایک طویل دھوئیں جیسا مرغولا نکلا۔ اس نے فجر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی روح کا جائزہ لے رہا ہو۔ کیا ہے تم میں ایسا کہ پوری دنیا تمہارے گرد گھومنے لگتی ہے؟ رئیس نے لمحہ بھر کو فجر کی بے بسی کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے اپنا کوٹ ہٹایا۔ کوٹ کے نیچے چھپی اس کی اپنی گن تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے نکالا، عروضہ کی طرف تان لیا۔ عروضہ نہیں، اس کا لہجہ رلا دینے والا تھا، خبردار کرنے والا، التجا کرنے والا، ٹوٹا ہوا۔ رئیس نہیں۔ اسے پستول نکالتے دیکھ کر فجر خوف سے کپ کپائی، لیکن عروضہ کی گردن ہلکی سی نفی میں ہلی، لبوں پر ایک پتریلی فاتحانہ مسکراہٹ اتری، اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی فجر کے قدموں کے عین پاس دیوار میں لگی۔ کنکریوں کا ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ فجر گھبرا کر اچھلی، اور کمر دیوار سے چپکا دی، مگر وہ بھاگی نہیں۔ ٹھیک اسی لمحے رئیس کی گن سے فائر ہوا، گولی عروضہ کے بازو کے گوشت کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف خبردار کیا تھا۔ اس کا بازو پیچھے کی طرف جھٹکا کھا گیا، آنکھوں میں لمحہ بھر کو تکلیف کا سایہ چھایا، مگر اس نے پستول ہاتھ سے نہیں گرنے دیا۔ وہ ٹرینڈ اور مضبوط تھی، اتنی جلدی مر نہیں سکتی تھی۔ عروضہ! وہ چیختا ہوا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہانپتے ہوئے خون بہاتے بازو سے ساتھ اب پستول بھی تھامے کھڑی تھی، بار بار نفرت سے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی، آپ کو چننا ہوگا، یہ یا میں۔ عروضہ نہیں۔ رئیس نے دھاڑتے ہوئے اپنی گن نیچے کی۔ عروضہ نے سر موڑ کر فجر کو دیکھا، پستول دوبارہ سیدھا اس کی جانب کر دیا۔ کیا تم جانتی ہو؟ وہ بہت آہستہ زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارے آنے سے پہلے ہر دن ہر رات ان میں نے ان دو کتھئی آنکھوں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھنا چاہا، لیکن پھر ایک دن ان آنکھوں میں تمہاری جھلک دکھائی دینے لگی، اور میں مرنے لگی۔ رئیس کا ہاتھ کپ کپایا، وہ چند قدم آگے بڑھا۔ عروضہ! بس وہ رو دینے کو تھا، حلق میں اذیت کا گولا اٹکا ہوا تھا، میں یا وہ؟ فجر کے پیچھے قدم لیے کچھ سوچتے ہوئے، تاکہ باہر سے کوئی مدد بلا سکے، اپنا فون اٹھا کر کسی کو فون ملا سکے۔ وہ اٹھی اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگی، اس کی انگلیاں جھٹکوں کے ساتھ ٹریگر پر گھسی جا رہی تھی۔ اس پل رئیس نے اس کی آنکھوں میں حتمی چمک دیکھی، ٹریگر پر انگلی دبی، تبھی رئیس نے پل بھر کی تاخیر بھی نہیں کی، اس بار گولی عروضہ کی پنڈلی کو چیرتے ہوئے گزر گئی، لڑکھڑا کر گر گئی۔ بس کر دو عروضہ! وہ اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ عروضہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیل گئے۔ بس اب بہت ہو گیا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، مگر گری پڑی عروضہ نے پستول والا ہاتھ اٹھایا، ایک نظر رئیس کو دیکھا، میں یا وہ؟ آخری سوال۔ اس نے فائر کیا، مگر نشانہ فجر نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب گلاس ڈور کو لگا، جو چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے، 3 فیصلے جو رات کی تاریکی میں گونجے، 3 دھماکے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پہلی گولی نے اسے پیچھے چھٹکا دیا، دوسری نے اس کے جسم کو شوق میں جما دیا، اور تیسری نے وقت کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ وہ بے یقین کھلی آنکھوں سے رئیس کو دیکھتی رہ گئی، چہرے پر حیرانی تھی، غصہ نہیں، نفرت نہیں، صرف ایک گہری اذیت ناک حیرانی۔ وہ اسے اس انجام کا تصور بھی نہیں کر سکی ہو، جیسے تصور کر کے بھی یقین نہ کر رہی ہو، جیسے موہن سی امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ سفید ماربل پر خون کی سرخ لکیریں ایسے پھیلنے لگی جیسے کسی نے لال سیاہی کا دریا بہا دیا ہو۔ فجر کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کے گھٹنے ڈھیلے پڑ گئے، وہ وہیں دروازے کے پاس ایک جھٹکے سے زمین پر گرتی چلی گئی، ٹوٹا ہوا کانچ اس کے ہاتھ پیروں میں گھس گیا، اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نہیں نکلی۔ عروضہ کی آنکھیں اد کھلی رئیس پر جمی رہی، اس نے ایک ٹوٹتی ہوئی سانس لی، ایک آخری ہچکی، بے رابط الفاظ، اب پتہ چلا محبت کیوں۔ رئیس طاقت کھڑا تھا، پستول اس کے ہاتھ سے پھسلا، اور وہ خود گھٹنوں کے بل عروضہ کے سر کے قریب گر گیا۔ نہیں عروضہ، نہیں! اس کے الفاظ بکھرنے لگے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا، اپنے بازوں میں کھینچ کر اپنی گود میں لے گیا۔ عروضہ! آنکھیں کھولو، خدا را آنکھیں کھولو! اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پھر آنکھیں کھلی، اس کی پلکیں لرزی، ایک آخری ہلکی سی سسکی، اس کا سر رئیس کے بازو پر ہمیشہ کے لیے ڈھلک گیا۔
गहरी खामोशी वो लम्हा वक्त के सीने में दफन हो गया। और उसके गाल थपथपा रहा था, उसके बाल सहला रहा था, वो इसे उठने को कह रहा था, वो इसे सांस लेने को कह रहा था। अरुजा, सिर्फ यही एक लफ्ज, मगर इस अल्फाज के अंदर एक पूरी उम्र की तारीख, वफादारी और अजियत थी। उसने अरुजा का सर ऊपर उठाते ही अपना चेहरा इसके पेशानी से टिका दिया। वो किसी टूटे हुए बच्चे की तरह रोने लगा। इसके आंसू अरुजा के चेहरे पर गिर रहे थे। ये वो बादशाह था जिसने आज अपनी सल्तनत, अपनी वफादार सिपाही, अपनी रूह, सब कुछ हार दिया था। कुछ फासले पर जमीन पर बैठी फजर के आंसू साकत थे। इसे अपना सांस फूटता हुआ महसूस हो रहा था। कहीं अंदर से एक आवाज उठ रही, देखा, तुम्हारा वजूद आज फिर से एक जिंदगी निकल गया। वो बेख्तियार अपने सर के गिर्द बाजू लपेटकर नीचे झुक गई, जैसे ना किसी खत्म होने वाले काबूस में कैद हो गई हो। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। वक्त रुक गया। फिर अचानक रईस ने आहिस्ता से अरूजा को नीचे मार्बल पर लिटाया। वो मुश्किल खड़ा हुआ, कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। वो फजर के करीब आया, पंजों के बल बैठ गया। फजर ने सर उठाया। वो अरूजा, आपने इसे। इसके लबों से टूटे लफ्ज निकले। इसने अरूजा को मार दिया था, सिर्फ इसे बचाने के लिए। वो इसका गार्जियन था, फिर इसे कैसे मरने दे सकता था? इसने अपना लरसता हाथ फजर के सर पर रखा और फिर इसी हाथ पर अपने लब रख दिए। फिर बहुत आहिस्ता, आधी आधी सांस में कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। इसकी आंखें भीग गईं, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। रईस ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया, उठा और बगैर पलट पलट कर देखे स्विट के बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजा पार करके राहदारी में आया, बाहर खड़े अरुजा के आदमी जिन्होंने स्विट को घेर रखा था, फौरन स्विट की सिमत भागे। अब एकदम कदमों की दौड़, लोगों की चीखें और कोड ब्लू की आवाज गूंजने लगी। मुकर्ररा वक्त पर सब हो रहा था। सब प्लान के मुताबिक अरूजा का प्लान था, कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी। और रईस खामोशी से चलता रहा। लंबी खाली राहदारी, बिजली चपकने लगी, जैसे अस्पताल की इमारत भी कांप रही हो। आज वो हार गया था। वो चलता रहा। फिर अचानक किसी ने इसे पकड़कर अस्पताल के पीछे पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गया। फिजा भारी थी, बारिश की हल्की बूंदें आसमान से गिरने लगी। वो एक पल खड़ा रहा, फिर घुटनों के बल सड़क पर गिर गया। अपने हाथों को देखा, वो अरूजा के खून से भरे हुए थे। इसने हौले से उंगलियों को छुआ। फिर एकदम उसके अंदर एक तेज जख्मी जानवर जैसी चीख निकली। वो दहाड़ा, एक जख्मी शेर की चीख जो पूरी रात, पूरी फिजा, पूरे शहर में गूंजी। वो सड़क के वस्त में बैक वक्त रोता और चीखता रहा। बारिश के कतरे इसके खून आलूद हाथों और आंसुओं से मिलकर बहने लगे, जैसे आसमान भी इसके गुनाहों और गमों को धोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और इसी लम्हे स्वीट के अंदर अरूजा की बेजान आंखें टुकटुकी बांधे छत को देख रही थी। अमला से उठा रहा था। एक मजबूत आवाज गूंजी, मैडम ने कहा था मेरी बॉडी जल्द घर पहुंचा देना। वो जानती थी आप इसका बाप इंतजार कर रहा था। स्वीट के अंदर मुराद और मीसम भागते हुए दाखिल हुए। तब तक देर हो चुकी थी, मगर खामोशी से फर्श पर बैठी कांप रही थी। इस रात के खून और फैसलों में हमेशा के लिए कैद होकर वो अरूजा से पहली बार अस्पताल में मिली थी, और आज आखिरी मुलाकात भी अस्पताल में। ये रात मोहब्बत की नहीं, खून की थी। ये रात एक बादशाह को एक इंसान में बदल देने वाली थी। दूर कुछ राहदारी की नीम तारीख मोड़ पर वो खामोशी से खड़ी थी। मीनार मिराज, मध्यम रोशनी में इसका चेहरा आधा सायों में डूबा हुआ था। सफेद दीवार पर पड़ता इसका साया मकड़ी के फैलते जाल की तरह लग रहा था। इसके हाथ की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के फ्रेम को छू रही थी, जैसे इसने अभी अभी किसी नाजुक धागे को टटोला हो। और तब वो जख्मी शेर की दिल फाड़ देने वाली चीख अस्पताल के सीने को चीरती हुई फिजा में बुलंद हुई। राहदारी की बत्ती जरा सी लड़सी और मीनार की पुतलियों में एक मुजम्मद रोशनी भड़क उठी। होंठों पर एक ऐसी खामोशी, खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी जो किसी आम इंसान के चेहरे पर नहीं आती। ये वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ जाल बुनने को अपनी मेहनत को पूरा होने पर नसीब होती है। इसने पलकों के पीछे से एक गहरी तेज सांस ली और फिर धीरे धीरे से अपने सर को एक तरफ से झुका लिया। वो दूर कहर में फंसा हुआ मंजर पूरी वजाहत के साथ उतर आया हुआ और खेल शुरू हुआ। इसके सर्द अल्फाज हवा में यख लहर की तरह बिखर गए। काफी देर तक वो साकत रही, फिर उसने अपने पैर पीछे सरकाए और धीरे से कदम उठ मोड़ा। इसकी ऊंची एड़ियां फर्श पर फिसली तो हल्की सी ठंडी आवाज पैदा हुई, जैसे कोई धागा शरियान के अंदर रिंग रहा हो। इसने आखिरी बार पलटकर इस बंद दरवाजे को देखा, जिसके पीछे खून खून चीखें और एक टूटा हुआ बादशाह संभाल गया था।
اس کی آنکھوں میں ایک ایسے سکوت کا سایہ اترا جو خالی نہیں تھا، وہ سکوت سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے بہت آہستہ، جیسے وہ کسی غیر مرئی روح سے بات کرنے جا رہی ہو۔ ایک ہار اور ایک نئی چال۔ پھر اس نے نگاہیں جھکائیں اور خاموشی سے اندھیرے کے اندر تحلیل ہو گئی، اسے جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ تھی، مگر اس میں موجودگی کی سرد سنسناہٹ جھلک راہداری کے در و دیوار پر خون کی مہک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ جیسے کہ اس میں مینشن ہوا ہوا ہے کہ پارٹ 2 اگلے مہینے آئے گا، کس نمبر 21 کا پارٹ 1۔ اس باب کا ایک رخ تھا، دوسرا رخ جو ہے وہ پارٹ 2 میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں کو ایک مہینہ جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ مے بی 18 سپٹمبر تک آپ لوگوں کو ایپیسوڈس مل جائے، 18 یا 19 سپٹمبر تک آپ لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اس کے علاوہ کوئی ناول سٹارٹ کرنا ہے نا، جب تک آپ لوگوں نے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے اور ایک بہت اچھا ناول ریڈ کرنا ہے، مینس کہ دل کو چھو لینے والا، اور مینس کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں خود ریڈ کر رہی ہوں نا، میرے ایسے گوز بمس آتے ہیں نا، میرے آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی حقیقت اور اتنی مینس کہ ریالٹی بیس پر وہ ناول ہے نا کہ آپ لوگ شاکڈ ہو جائیں گے۔ تو میں کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، اس کے علاوہ باقی کے ناولس کے بھی لنکس میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ پن کر دوں گی، تو آپ لوگ جا کر وہ ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ اس کے علاوہ باقی کی باتیں چلے بعد میں کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ منتھ اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔